हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी यूटिलिटी अवेलेबल हो गई है इनकम टैक्स पोर्टल में। अभी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 से रिलेटेड ही यूटिलिटी अवेलेबल हुई है। तो हम देखेंगे कि आईटीआर 1 आप कैसे फाइल कर सकते हैं नए फाइनेंशियल ईयर के लिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड होगा टू फाइल दी आईटीआर 1 फॉर्म। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जैसे ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स साइट पे जाना है, incometax.gov.in। यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन में ये यूटिलिटीज मिलेंगी। तो डाउनलोड्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको असेसमेंट ईयर 22-23 यही लेटेस्ट असेसमेंट ईयर है जिसका आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई जिसकी लास्ट डेट है। अभी आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 के लिए जो कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है वो अवेलेबल हो गई है। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के लिए यूटिलिटी अभी आएगी। तो आप जब यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे तो एक आईटीडी ई फाइलिंग 2022 करके जिप फाइल डाउनलोड होगी। जब आप ये सेव करेंगे तो जिप फाइल को आपको अनजिप करना है। अनजिप करने पे आपको एप्लीकेशन फाइल मिलेगी, एक ब्लॉक मैप फाइल मिलेगी और एक जेसन फाइल मिलेगी। ये तीन फाइल आपके जिप फाइल के अंदर होगी। इसमें से जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ही आपकी रिटर्न की यूटिलिटी है। आईटीडी ई फाइलिंग 2022 सेटअप 1.1.1, ये जब आप ओपन करेंगे जैसे आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल की थी, बिल्कुल उसी तरह आपको इस साल की भी फाइल करनी है। ओपन हो रही है यूटिलिटी। ये अपनी यूटिलिटी ओपन हो गई है। डेस्कटॉप यूटिलिटी आईटीआर 1 to 4। जैसे लास्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जितनी यूटिलिटीज ऑफलाइन थी उतनी ही ऑनलाइन भी थी। ये न्यू इनकम टैक्स पोर्टल में फॉर्मेट है कि आप ऑफलाइन यूटिलिटी और आप ऑफलाइन तरीके से भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, और ऑनलाइन तरीके से भी फाइल कर सकते हैं। तो अभी आज जो यूटिलिटी आई है वो ऑफलाइन यूटिलिटी आई है आईटीआर 1 और 4 की। अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जल्द ही ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिखेंगे, रिटर्न, ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न और प्रीफिल्ड डेटा। ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न में आपने अभी तक जितने भी ड्राफ्ट वर्जन सेव करे हैं वो सारे आ जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर की यूटिलिटी थी, बिल्कुल सेम यूटिलिटी उसी कॉन्सेप्ट में। फर्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम गई होगी क्योंकि उस टाइम न्यू इनकम टैक्स पोर्टल था, तो न्यू प्रकार से रिटर्न फाइल हुई थी, बट अब उसी रोड मैप पे उनने ये रिटर्न्स भी कैरी किया है। प्रीफिल डेटा के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अभी आप जब आपकी यूटिलिटी ओपन होगी तो आपको फाइल रिटर्न का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शंस दिखेंगे, डाउनलोड प्रीफिल डेटा, इंपोर्ट प्रीफिल डेटा और इंपोर्ट ड्राफ्ट आईटीआर filled in online mode और import JSON generated from Excel और HTML।
आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसी यूटिलिटी से प्रीफिल्ड। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और वो आपको इनकम टैक्स साइट से उसी जगह पे जाके जहां से हम प्रीफिल्ड फाइल जेसन फाइल को डाउनलोड करते हैं वहीं पे ले जा लेगा। या आपने पहले से डाउनलोड करके रखी है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट ड्राफ्ट आईटीआर फील्ड, आपने ऑनलाइन मोड पे अगर आईटीआर फिल करी है और यूटिलिटी में ऑफलाइन यूटिलिटी में ओपन करनी है तो आपको ये सिलेक्शन करना है और उसके बाद आप ओपन कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि आप इनकम टैक्स साइट से प्रीफिल्ड यूटिलिटी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन करना है। तो जब आप इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन करेंगे तो जो प्रीफिल्ड यूटिलिटी है, आपको ई फाइल टैब में इनकम टैक्स रिटर्न में सबसे लास्ट ऑप्शन है डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा का। वहां पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास पैन प्रीफिल्ड डॉट जेसन करके एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप सेव करें। इसके बाद आपको अगेन यूटिलिटी पे आना है, इंपोर्ट प्रीफिल्ड डेटा पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको पैन मेंशन करना है। एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अटैच करना है वही फाइल जो अभी आपने डाउनलोड की है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया है और प्रोसीड पे क्लिक करा है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद वो इंपोर्टेड प्रीफिल्ड जेसन की डिटेल्स बताएंगे। उसके बाद आपको स्टेटस सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या अदर्स है। अदर्स का ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि आईटीआर 4 भी इसी यूटिलिटी से फाइल होगी, तो आईटीआर 4 फर्म भी फाइल कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ अदर्स में पार्टनरशिप फर्म का ऑप्शन है। अदरवाइज आईटीआर 1 इंडिविजुअल के लिए है। अब आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है। आईटीआर फॉर्म आईटीआर 1 अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में ही पता चल जाएगा कि ये इंडिविजुअल रेसिडेंट फाइल कर सकते हैं जिनकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख है। और सोर्सेस कौन कौन से हैं, सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस, प्लस एग्रीकल्चर इनकम अगर 5000 तक है तभी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, आपकी सैलरी से इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी से है और अदर सोर्सेस से है, और जो टोटल इनकम है वो अप टू 50 लाख तक है। टोटल इनकम मतलब क्या है, आपके जो तीनों हेड्स हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो वो ग्रॉस टोटल इनकम होती है। इसके बाद आप जब डिडक्शन, एटीसी के डिडक्शन, एटी डबल डी के डिडक्शन, एटीजी के डिडक्शन, ये सब आप माइनस करेंगे तो उसके बाद टोटल इनकम आती है। वो इनकम आपको देखनी है, वो अगर अप टू 50 लाख तक है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, बट आप नीचे देखेंगे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। आईटीआर 1 फाइल करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए क्योंकि सैलरी की डिटेल्स आती है। हाउस रेंट रिसीट होना चाहिए क्योंकि एक हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आती है जिसमें आपको रेंटल इनकम बताना है। इन्वेस्टमेंट्स जो आपने करके रखे एटीसी के, तो आपको वो डिटेल्स चाहिए होनी चाहिए। 26 एएस होना चाहिए आपके पास, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आपने लोन लेके रखा है हाउसिंग का तो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना आपके पास होना चाहिए। डोनेशन आप क्लेम कर रहे हैं तो रिसीट फ्रॉम डोनेशन होना चाहिए।
यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए लिस्ट भी प्रोवाइड की कि ये आप डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। अब यहाँ पर जो फॉर्म 26S की बात कर रहे हैं, देखते हैं फॉर्म 26S आपके पास कैसे आ सकता है। तो इसके लिए आपको अगेन इनकम टैक्स साइट पे जाना है। लॉगिन आप करेंगे। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज टैब में आपको AIS स्टेटमेंट मिलेगा। 26S के लिए आपको अगेन ई फाइल टैब में इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू 26S पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वो ट्रेसेस साइट पे लेके जाएगा। एंड आप जब इसको अग्री करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S का ऑप्शन आता है। तो ये आपका 26S यहाँ से जनरेट हो जाएगा। आपको बस असेसमेंट या सिलेक्ट करना है। व्यू कैसे करना है, एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं इसको PDF में। तो आपको ऐसे 26S आपके पास रखना है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद 26S ही सिर्फ काफी नहीं है रिटर्न फाइल करने के लिए, आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी देखना है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के लिए आपको कहाँ जाना है, सर्विस टैब में जाना है और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। अगेन ये आपको कंप्लायंस पोर्टल में लेके जाएगा एंड वहां से आप AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की डिटेल देख सकते हैं। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल 2021 ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ है। ये स्टेटमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू आपको मैसेजेस आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि ये इनकम आपकी दिख रही है बट आपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किए है। जब इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी होता है। अदर चीजें तो है ही बट एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि ये आपकी अदर इनकम भी कैप्चर करता है। जैसे कैपिटल गेन से रिलेटेड आपने शेयर्स में परचेज सेल किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में किया है, डिविडेंड की इनकम जिसमें TDS भले ही डिडक्ट ना हो वो इंफॉर्मेशन भी दिखती है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे। 26S सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है जिसमें TDS डिडक्ट हुआ है, टैक्स डिडक्ट हुआ है, वही सिर्फ इंफॉर्मेशन 26S कैप्चर करता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास होने चाहिए, 26S भी और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो आप जब ये दोनों स्टेटमेंट अपने साथ रखेंगे और कंपेयर करेंगे सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली शो हो रही है कि नहीं तभी आप रिटर्न फाइल करें। आपको मैं एक और बात बता दूं कि आज ये यूटिलिटी अवेलेबल जरूर हो गई है बट अगर आपके TDS से रिलेटेड कोई डिटेल्स है तो वो अभी भी 26S में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च का, इस बीच में जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है वो आपके 26S में अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसकी रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो 15 मई है। 15 मई तक आपके 26S इनकम्प्लीट है, उसके बाद ही वो कंप्लीट होगा। तो जब तक आपका 26S कंप्लीट ना हो, आपका AIS कंप्लीट ना हो या आपके अदर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो कंप्लीट ना हो तब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करें। एक बार कोरिलेट करें, जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करना नहीं है। ड्यू डेट अभी जुलाई है, सही तरीके से रिटर्न फाइल करना चाहिए क्योंकि रिवाइज में भी काफी दिक्कत आती है। अदरवाइज फिर हमें इनकम टैक्स ही डिपार्टमेंट बताता है थ्रू मैसेज कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, एक बार रिकनसाइल करें हर एक इन्फॉर्मेशन एंड उसके बाद ही रिटर्न फाइल करें। तो ऐसे आपकी ITR 1 ओपन हो गई। ITR 1 5 स्टेप्स की रिटर्न है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल, फिर ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल, टोटल डिडक्शन की डिटेल, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लाइबिलिटी। एक एक करके जब आप कॉलम फिल करते जाएंगे तो आपका दूसरा कॉलम ओपन होता जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल में आपको आधार, पैन, कॉन्टैक्ट, बैंक डिटेल, ये सारी चीजें ही देनी रहती है एंड मोस्ट ऑफ द चीजें ये आपके इनकम टैक्स प्रोफाइल से ही कैप्चर होती है, आपको वेरीफाई करना है। इसके अलावा आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है कि एम्प्लॉयमेंट का क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आप, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर आप पेंशनर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU के हैं या अदर प्राइवेट हैं अदर पेंशनर्स। एंड अगर कोई आपकी सैलरी से इनकम नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। ड्यू डेट के पहले अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो सेक्शन है वो फाइलिंग सेक्शन होगा 139 सबसेक्शन 1।
और अगर आपको रिवाइज करना है, मतलब ओरिजिनल रिटर्न फाइल होगी, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, तो उसकी जो सेक्शन है वो 139 सबसेक्शन 5 होता है। और कोई नोटिस के तहत आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको फिर नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, डिफेक्टिव रिटर्न 142 सबसेक्शन 1, असेसमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट जो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम लेना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से ही रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो एक बार आपको कंप्यूटेशन बनाना चाहिए, आपको देखना चाहिए आपके लिए कौन सी रिजीम बेटर है, उसके बाद ही आप यहाँ पर सिलेक्शन करें। अगर आप न्यू टैक्स रजीम में जाएंगे तो आपको कोई भी डिडक्शन, कोई भी एग्जेम्पशन, इन सबका बेनिफिट नहीं मिलता है। एचआरए हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी लॉस हो गया, या फिर आपके एटीसी के जो डिडक्शन है, ये कुछ भी नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर आप यस करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा कि ये जो डिडक्शंस है इनकम टैक्स में वो आपको नहीं मिलने वाला है, आप प्रोसीड करना चाहते हो करें। और अगर आप नो सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब ओल्ड रिजीम में आप जाना चाहते हैं, बैंक डिटेल आपको बतानी है और ऐसे आपको कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो क्रॉस टोटल इनकम आपके कॉलम ओपन हो जाएगा। इसके बाद सैलरी से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप अगर यही आंसर कर दें तो बढ़िया रहेगा। Are you eligible to claim exemption in respect of expenditure incurred on cost of travel on tour or transfer, maintenance और uniform? अगर आपके फॉर्म 16 में इस तरह से कोई भी एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 का, तो आप इसको यस करके अमाउंट बताएं, अदरवाइज नो करें। वैसे ही कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है आपको मिला है, पर्सनल अलाउंस मिला है, तो आप वो यस करें आप या नो करें। इसके बाद एचआरए का अगर कोई डिडक्शन है, आपको एग्जेम्पशन मिलना है हाउस रेंट अलाउंस का, तो आप यस करके अमाउंट बताएं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस से रिलेटेड कोई एग्जेम्पशन है तो आपको यस करके अमाउंट बताना है या नो। इसके अलावा कोई और एग्जेम्पशन है तो आप यस करके अमाउंट बताएं, अदरवाइज नो। ये सारे एग्जेम्पशन की डिटेल आपके फॉर्म 16 में मिल जाएगी, पार्ट बी। इसके बाद आपकी ये जो ग्रॉस टोटल इनकम टैब है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड डिटेल बतानी है। एडिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ग्रॉस सैलरी बता सकते हैं। एग्जेम्पशन आपने जब जो कॉमन क्वेश्चंस थे उसमें अगर आपने आंसर कर दिया तो यहाँ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज आप ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। नेक्स्ट जो हेड है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है। आपको यहाँ पर ऐड और एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप पे क्लिक करना है और हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड करना है कि रेंटल कितना है आपका, एड्रेस। सबसे पहले आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड आप सिलेक्ट करते हैं तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल का ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि रेंटल का बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है। अगर आप लेट आउट सिलेक्ट करेंगे तो ही आपको रेंट रिसीट का ऑप्शन आएगा, म्युनिसिपल टैक्स का ऑप्शन आएगा, 30% एनुअल वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई लोन लेके रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट पेबल है उसका बेनिफिट आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। ऐसे करके आप ऐड डिटेल करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आप जब यहाँ ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपसे वो इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन पूछेगा। सेविंग बैंक से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो कितना है, अगर आपके एफडी से रिलेटेड है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है तो कितना है, इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट अगर मिला है तो कितना मिला है। आपको यहाँ पर
रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करना है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो ये नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, अगर पीएफ के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो आपको बताना है कि अगर आपने स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स उसमें टैक्स एप्लीकेबल है। इंटरेस्ट एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल रहेगा। इंटरेस्ट एक स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अमाउंट के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ये आपकी ईपीएफ स्टेटमेंट से भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि फ्रॉम 1 अप्रैल 21 पीएफ के दो अमाउंट मेंटेन होंगे, एक टैक्सेबल और एक नॉन टैक्सेबल। अगर स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं पीएफ में तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो टैक्सेबल रहेगा। तो आपको अकॉर्डिंगली ये जो 4 ऑप्शंस हैं, डू यू हैव इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टैक्सेबल एज पर फर्स्ट प्रोविजो, सेकेंड प्रोविजो, टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 एंड वैसे ही 10 सबसेक्शन 12 से रिलेटेड है। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, अगर है तो आप इसमें इंफॉर्मेशन बताएं। एंड कोई डिविडेंड इनकम है तो आप डिविडेंड इनकम बता के यहाँ यस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी आपको अदर सोर्सेस में इंफॉर्मेशन बतानी है। नेक्स्ट जो इनकम है वो है एग्जेम्प्ट इनकम। 5,000 तक अगर आपकी इनकम है तो आप यहाँ बता सकते हैं। ऐसे करके आप जैसे कंफर्म करेंगे तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आपको टोटल डिडक्शन की डिटेल बतानी है। एटीसी डोनेशन से रिलेटेड है, अगर आपका डिडक्शन 80GG से रिलेटेड है तो आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। 80D है, मेडिक्लेम प्रीमियम अगर आपने पे किया है, एजुकेशन लोन लेके रखा है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो 80E में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट से रिलेटेड 80TTA में आपको डिडक्शन अप टू 10,000 मिल जाएगा। इसके बाद आपका टैक्स पेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछेगा। टैक्स पेड में आपके टीडीएस सैलरी से डिडक्ट हुआ है तो वो आपको बताना है। अदर देन सैलरी जैसे इंटरेस्ट इनकम में टीडीएस डिडक्ट हुआ है, डिविडेंड इनकम में तो आपको वो बताना है। कुछ टीसीएस आपके 26S में दिख रहा है तो आपको वो बताना है। अगर आपने कुछ एडवांस टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो वो सब इस कॉलम में कवर होंगे, टैक्स पेड कॉलम में। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट होगी। अगर कुछ पेबल बन रहा है तो आपको फर्दर पे करना है, अदरवाइज आपका रिफंड बन रहा है तो रिफंड भी आपका यहीं पर दिख जाएगा। एंड देन आपको इस पे भी कंफर्म पे क्लिक करना है। ऐसे करके जब आप प्रोसीड करेंगे एंड प्रीव्यू रिटर्न, आपको प्लेस डालनी है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। एक बार आप चेक कर सकते हैं पूरे रिटर्न को फाइल करने के पहले और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अगर कोई एरर नहीं हुआ तो वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे।
आप जेसन डाउनलोड करें और इसको सेव कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो ये आपके इनकम टैक्स साइट पे ही ले जाएगा जहां पर आपको ये जो जेसन फाइल है वो अपलोड करनी है। तो अब हम देखते हैं कि आपको जेसन फाइल कहाँ अपलोड करनी है जब आप पूरी रिटर्न फिल करते हैं। तो आप जब लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स साइट पे तो इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, एंड जब आप इसको करेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे तो अभी सिर्फ ऑफलाइन मोड ही अवेलेबल है, वरना ऑनलाइन मोड का भी ऑप्शन आएगा। ओरिजिनल रिटर्न पे आपको क्लिक करना है, अगर ऑडिट के लिए आप लाइबल नहीं है तो नो। आईटीआर कौन सी आप फाइल कर रहे हैं, कंटिन्यू, एंड यहाँ जो अपलोड योर फिल्ड आईटीआर फ्रॉम हेयर है यहाँ पर आपको अटैच करना है जो आपने डाउनलोड करके रखी है जैसे, एंड इसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, एंड ओटीपी से जब आप इसको वेरीफाई कर देंगे तो आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ऐसे आपको आईटीआर 1 फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 फाइल करना है। बट अभी आपको पहले चेक कर लेना चाहिए कि सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली इनकम टैक्स साइट पे रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं, क्योंकि जो कंप्लायंस की डेट है वो 15 मई है। 15 मई के बाद आपके हर एक स्टेटमेंट प्रॉपरली अपडेट हो जाएंगे। जब तक अपडेट ना हो तब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करें, और अगर आपके पास अभी अपडेटेड सारी इंफॉर्मेशन है तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिल्कुल। तो होप आपको आईटीआर 1 समझ आया होगा। तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अदर सोर्सेज में वो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो 4 नए कॉलम्स आए हैं उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में कौन सी डिटेल आएगी, सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में कौन सी डिटेल आएगी, एंड सेम फॉर फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 एंड सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 के लिए क्या डिटेल है। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उससे रिगार्डिंग भी वीडियो आपके लिए सेपरेटली बना दूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करें क्योंकि आईटीआर के रिगार्डिंग वीडियोस आने ही वाले हैं। थैंक यू।